नमस्कार, खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे भारत में इंडियन स्टेट वर्सेस डीप स्टेट। आखिर ये मामला क्या है? डीप स्टेट एक नया शब्द तो नहीं है, पुराना शब्द है, लेकिन भारतीय राजनीति और सोशल मीडिया के लिए पिछले कुछ दिनों से नया शब्द है, लेकिन अब वो उसके आदी हो गए हैं। अमेरिका से चला था ये डीप स्टेट, और डीप स्टेट का मतलब है कि वहाँ की सरकारों को, राष्ट्रपति को चलाने के लिए गाइडलाइन वो देता है। एक तरह से वो अपने हिसाब से चलाता है। ट्रंप ने इस डीप स्टेट के बातों को या उसके खिलाफ काम किया, और डीप स्टेट ट्रंप से नाराज हो गया जब वो डोनाल्ड ट्रंप वहाँ के राष्ट्रपति हुआ करते थे। और उसके बाद जब जो बाइडेन राष्ट्रपति बने तो डीप स्टेट को बहुत सुकून मिला। लेकिन जब अमेरिकन चुनाव में फिर से डोनाल्ड ट्रंप की वापसी हुई और डोनाल्ड ट्रंप जब बढ़त बना रहे थे, तब डीप स्टेट ने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हमले करवाए, ऐसे आरोप लगाई। अभी इसके सबूत तो नहीं है, लेकिन एक से ज़्यादा बार डोनाल्ड ट्रंप को जान से मारने की कोशिश की गई। उसी के बाद आप समझिए कि जब ये चीज़ें हो रही थी, तब एलन मस्क ने कहा कि जॉर्ज सोरोस डीप स्टेट का हिस्सा है। जॉर्ज सोरोस को एलन मस्क ये भी कहते हैं कि वो दुनिया में मानवता के विरोधी हैं। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो अमेरिकन डीप स्टेट से शुरू होकर भारतीय राजनीति में प्रवेश करती है, और अमेरिका का डीप स्टेट दुनिया के हर उस मुल्क में अस्थिरता पैदा करता है जो अमेरिका के लिए आंखें दिखाता है या उसकी बात नहीं मानता। एक दो उदाहरण से बात को समझने की कोशिश करेंगे। अमेरिका ने बांग्लादेश में एक द्वीप मांगा था वहाँ की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना से, लेकिन जब उन्होंने इनकार किया तो वहाँ तख्ता पलट हो गया, जबकि वो भारी बहुमत से चुनी गई सरकार की लीडर थी। इसके अलावा हम लंका की बात करें, भारत की बात करें, पाकिस्तान में भी बताते हैं कि जिस ढंग से इमरान खान बतौर प्रधानमंत्री अमेरिका के खिलाफ जा रहे थे, तब भी वहाँ की डीप स्टेट ने या CIA ने काम किया और उनको वहाँ से हटा दिया। कह सकते हैं कि पाकिस्तान की ISI अमेरिका का संपर्क अमेरिका के डीप स्टेट से है, और इसी तरह से डीप स्टेट दुनिया भर में उन विरोधी दलों को अपने साथ लाता है जो वहाँ की सरकार के खिलाफ काम कर सकते हैं। आखिरी लाइन ये है कि भाजपा का आरोप है कि राहुल गांधी अमेरिकन डीप स्टेट के टूल बन गए हैं, और इसलिए वो भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े करते हैं ताकि देश में असंतोष हो, अस्थिरता हो, और जो स्थिति बांग्लादेश में हुई वो भारत में भी हो जाए। लेकिन सौभाग्य से ऐसा नहीं हो पाया। अमेरिका में जो बाइडेन और कमला हैरिस की सरकार दोबारा नहीं बन पाई। डोनाल्ड ट्रंप वहाँ आए हैं जो डीप स्टेट के घोर विरोधी हैं। तो इसी पर विस्तार से बात करेंगे कि आखिर ये डीप स्टेट और इंडियन स्टेट क्या है, जो इन दोनों बहुत चर्चाओं में है। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद स्टूडियो में हमारे दो विशेष मेहमान, सामाजिक सरोकार से जुड़े कमल राठी जी और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर भूपेंद्र सुल्लेरी जी। स्काइप पे हमारे साथ जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राहुल रंजन, और टेलीफोन लाइन पर जुड़ेंगे जियो पॉलिटिक्स के जानकार रमेश सिंह जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रमेश जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? लगता है रमेश जी से भी हमारा संपर्क नहीं हुआ है। हेलो हेलो। हाँ रमेश जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल आ रही है। दरअसल डीप स्टेट और जियो पॉलिटिक्स के बारे में चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहते कि ये जो मामला है अब भारत में बहुत तूल पकड़ता जा रहा है। कह सकते हैं कि जो राहुल गांधी बात कर रहे हैं, बीजेपी का आरोप है कि अब वो राजनीतिक विरोध के चलते देश विरोध की तरफ जा रहे हैं, और बहुत सारे उदाहरण वो देते भी हैं कि किस किस तरह से राहुल गांधी देश विरोध की तरफ जा रहे हैं। एक तरह से वो वॉकिज्म पर जा रहे हैं, और वॉकिज्म का मतलब है कि दुनिया में जो भी लोग राष्ट्रवाद पर काम करते हैं, इस तरह के डीप स्टेट के लोग उनके खिलाफ होते, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे इंग्लैंड हो या बाकी मुल्क हो। पहले आपकी राय, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। रमेश जी। राघवेंद्र जी, डीप स्टेट भारत में प्रभाव आज से नहीं, बहुत पहले से है। पहले क्या था, मीडिया का प्रभाव कम था, सोशल मीडिया कम था, तो उसका प्रभाव आम आदमी के भी उसका एक्सपोजर नहीं हुआ था। आपको पता होगा में परमाणु वैज्ञानिक नाम भी आर पे मालदीव की महिलाओं के माध्यम से शोषण के आरोप लगवाए नाम फंसाया गया था, और उनका कैरियर तबाह कर दिया था। परमाणु कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा थे वो, और इसके बाद बहुत बाद में जाकर पता चला कि वो अमेरिकी CIA का काम है, डीप स्टेट का काम था।
तो पहले, अच्छा, ये चीज अब आई है सोशल मीडिया में, उस समय ये मेन स्ट्रीम मीडिया में भी नहीं आई थी, क्योंकि डीप स्टेट इतना गुप्त था कि जो मीडिया था उसमें ये चीजें आती नहीं थी। पॉलिटिकल लेवल पे हो, चाहे मिलिट्री लेवल पे हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे हो, भारत के हर लेवल पर डीप स्टेट का प्रभाव था और दुनिया के हर जगह डीप स्टेट का प्रभाव था। लेकिन अब सोशल मीडिया और सूचना का प्रभाव इतना बढ़ा है, लोगों का विश्लेषण इतना बढ़ा है, लोगों की डॉक्यूमेंट्स में और डाटा के अंदर जो एंट्री है वो बहुत गहराई में चली गई है, तो ये चीजें बाहर आने लगी है। राहुल गांधी जी कर रहे हैं पिछले कई सालों से, वो तो खुलेआम डीप स्टेट का मोहरा बन के काम कर रहे हैं और ईमानदारी की बात की है तो वो इसे बिल्कुल नहीं छिपा रहे। विदेशों में जाते हैं तो डीप स्टेट के लोगों से मिलते हैं, उन लोगों से मिले हैं जो भारत विरोधी है, भारत में जो बयान देते हैं, भारत में उनकी जो गतिविधियां वो है जो भारत के संवैधानिक और संस्थागत जो स्ट्रक्चर है भारत के लोकतंत्र का, उसमें अविश्वास पैदा करना, देश में अस्थिरता पैदा करना, इन सब चीजों को वो खुलेआम कहते हैं और ये उनकी ईमानदारी है। तो डीप स्टेट के मामले में भारत सबसे सौभाग्यशाली देश है 2014 के बाद कि मोदी को डीप स्टेट ने हिलाने के लिए इतनी मेहनत है कि राहुल गांधी को खुल के आना पड़ा। इसके बाद भी डीप स्टेट, अब मैं आपको बताऊं, डोनाल्ड लू और वो विक्टोरिया न्यूलैंड, इन्होंने भारत में आकर खुलेआम मोदी को तख्ता पलट करने की कोशिश की थी। उन्हें बांग्लादेश में कामयाब हो गए, वो पाकिस्तान में कामयाब हो गए, वो श्रीलंका में कामयाब हो गए, लेकिन भारत में कामयाब नहीं हो पा रहे। हिंडनबर्ग के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था को हिलाने की कोशिश की। इसके बाद अभी जॉर्ज सोरोस साहब तो चड्डी उतार के लगे हैं, लेकिन भारत का अभी तक कुछ नहीं कर पाए। ये हमारे भारत के लोकतंत्र की, और खासतौर से मैं जनता को जानना चाहता हूं कि उसने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से शिक्षित होकर और किस तरह से डीप स्टेट से भारत को बचाया है। बिल्कुल रमेश जी, मैं लौटूंगा आपके पास। इसके पहले हम सुनते हैं कि इस मुद्दे पर कुछ हमारे पास बाइट है, क्या कहते हैं इसमें राहुल गांधी और बाकी लोग, पहले उनको सुने फिर मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS, and the Indian state itself. I can very responsibly say India, Bharat, deserves a more responsible, a more faithful leader of opposition. And truly, it is our misfortune that we have a part-time and irresponsible, immature leader of opposition in Rahul Gandhi, who also happens to be guided by forces like George Soros, forces that are inimical to the integrity of our country. That Rahul Gandhi's words, actions, and his belief itself hurts the sovereignty and the integrity of our country. बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस जब देखो जब देश विरोधी तरीके से अपनी एक अलग पहचान बनाती है, और राहुल गांधी तो इसके सिरमौर हैं। हम अतीत के काल में इनके नेताओं के द्वारा आतंकवादियों के बारे में कि जिस ढंग से सम्मान के शब्द बोला गया, और अब देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े होकर के जिस ढंग से हमने देश विरोधी मानसिकता का परिचय दिया है, राहुल गांधी भूल गए कि वो भारतीय लोकतंत्र के सबसे बड़े दूसरे नंबर के पद के ऊपर बैठे हुए हैं। ऐसे में देश की जनता उनको कभी माफ नहीं करेगी। उनको अपने इस बयान के लिए खेद व्यक्त करना चाहिए और वापस लेना चाहिए। मैं मान के चलता हूं कि लोकतंत्र में नीतियों पे कुछ बोला जाए, बाकी चीजें हो सकती है, लेकिन देश विरोधी मानसिकता तो किसी भी दृष्टि से जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। तो कुल मिलाकर बीजेपी जो बात अभी कह रही कि ये देश के खिलाफ जा रहे हैं, बहुत जल्दी राहुल गांधी के बयानों को इकट्ठा करके हो सकता है कि वो उन्हें राष्ट्र विरोधी भी कह दें, क्योंकि जिस ट्रैक पर राहुल गांधी है, जो कनेक्शन राहुल गांधी के पिछले संसद के दौरान, डॉक्टर राहुल रंजन मैं आपके पास आ रहा हूँ, जब संसद का सत्र चल रहा था तब जॉर्ज सोरोस की एक संस्था में सोनिया गांधी भी पदाधिकारी हैं, और ये सवाल पूछा गया था कि आखिर ये जॉर्ज सोरोस और सोनिया गांधी का रिश्ता क्या है। ये तो एक बात हुई, लेकिन विदेशों में जाकर राहुल गांधी का भारत विरोधी लोगों से मिलना, लौटकर भारत के विरोध में बातें करना, और वो सारी संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े करना कि आखिर देश के भीतर असंतोष पैदा हो, असंतोष पैदा होने के बाद अस्थिरता की स्थिति बने, ये एक तरह से जो डीप स्टेट है
वो हर देश में अपने अपने टूल तलाशती है और वो टूल होते हैं विपक्षी नेताओं के। भारत में विपक्षी नेता इतने ताकतवर नहीं हो पाए कि वो डीप स्टेट की योजना के हिसाब से काम करके यहाँ सरकार या तख्ता पलट कर पाते, जैसा बांग्लादेश में हुआ, जैसा पाकिस्तान में हुआ या दीगर मुल्कों में हुआ। लेकिन जिस ट्रैक पर राहुल गांधी जा रहे हैं, पूरी कांग्रेस की बात नहीं कर रहे हैं, उनके बयान देश के लिए चिंता में डालने वाले हैं। आपकी राय? क्योंकि डीप स्टेट तो अपनी जगह है, राहुल गांधी कहते हैं कि उनका मुकाबला इंडियन स्टेट से है, वो इंडियन स्टेट का भी विरोध कर रहे हैं। आपकी राय? किस ढंग से देखते हैं पूरे मामले को? देखिए राघवन जी, इस मामले में बहुत ज्यादा तो जानकारी मेरे पास नहीं है। जितना समझ सकता हूं मैं उस तरीके से आप देखिए, राहुल गांधी वर्सेस आप आरएसएस प्लस भारतीय जनता पार्टी, आप तीनों को लेकर के देखें तो ये जो मामला चल रहा है, ये मामला इस तरीके का नहीं है। ये मामला राजनीतिक विचारधाराओं को लेकर के है और ये आम जनता से इसका कोई लेना देना नहीं है। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर हम जो हो रहा है, आम जनता से लेना देने की बात भी नहीं कर रहे हैं। ये इतना गूढ़ विषय है कि जनता तक जब तक समझ में आता तब तक तख्ता पलट हो जाता है। जी वही देखिए, भारत की स्थिति राघवेंद्र जी ना बांग्लादेश जैसी है, ना पाकिस्तान जैसी है, ना श्रीलंका जैसी है। यहाँ का लोकतंत्र बहुत मजबूत है और लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता है कि कौन हमारे पक्ष में बात कर रहा है और कौन देश के विरोध में बात कर रहा है। तो राहुल गांधी यदि अपना ट्रैक गलत करते हैं तो लोगों को ये समझ में आता है ये किसके इशारे पे काम कर रहे हैं या किसके इशारे पर आगे ये चलेंगे। तो बात यहाँ जाकर के यही समझ में आ जाती है। तो क्योंकि सोशल मीडिया आज के तारीख में इतना बड़ा हो चुका है कि आपकी एक एक सेकंड की चीजें समझ में लोगों को आ रही हैं, आपका एक एक बयान लोगों को समझ में आता है और क्रॉस चेक करने की भी तुरंतता हो गई। तो कौन क्या सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो रही है। राहुल गांधी का ट्रैक जो पिछले 1-2 सालों के अंदर या जब कहे कि नेता प्रतिपक्ष बनने से पहले भी हमेशा ये मुद्दा उठता रहा है कि ये हिंदुस्तान से बाहर जाते हैं तो इनकी बयानबाजियां या फिर ये कहे कि इनकी जुबान फिसल जाती है और देश में आने के बाद उस ट्रैक को जो सत्ता पक्ष में बैठा हुआ है वो पकड़ लेता है। तो यहाँ एक चेंज आता है कि यू टर्न राहुल जी, तेजी के साथ में। राहुल जी, दरअसल जुबान फिसलना अलग बात है। ये बात तो बहुत सॉफ्ट हो गई कि जुबान फिसल गई, लेकिन लगातार जब आप इस ट्रैक पर जाएंगे तो जुबान फिसलना नहीं होता, बल्कि वो एक योजना पर। मैं आपको बता दूं कि जिस ढंग से वो पिछली बार अमेरिका गए थे, भारत विरोधी एक वहाँ की महिला सीनेटर, उससे मुलाकात की। वो महिला सीनेटर जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के खिलाफ है। वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में जाती है, भारत के खिलाफ बयानबाजी करती है, उनके साथ वो फोटो खिंचाते हैं। जॉर्ज सोरोस के जो लोग हैं उनसे वो मुलाकात करते हैं। इसके अलावा जो कुछ वो वहाँ कहते हैं, सिर्फ कहते नहीं हैं, वो लौट कर उस पर काम भी करते हैं। जब वो काम करते हैं तो जुबान फिसलना नहीं होता है। मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि जिस ढंग से संविधान बदल दिया जाएगा, ये बात भारत के चुनाव में हुई, सेम यही बात बिल्कुल अमेरिका चुनाव में भी हुई कि डोनाल्ड ट्रंप सरकार में आएंगे तो अमेरिका का संविधान बदल दिया जाएगा। ये दोनों एक ही चीज़ है, हमको इसकी क्रोनोलॉजी समझनी पड़ेगी। एक चीज़ मैं उदाहरण दूंगा कि संविधान बदलने का काम बीजेपी या विपक्षी दलों ने कम किया है। सब जानते हैं कि जिसकी सरकार बहुत लंबे समय तक रही, कांग्रेस ने ज़्यादा किया है। इंदिरा जी ने तो संसद में प्रधानमंत्री रहते हुए ये भी कहा था कि जुडिशरी को सरकार के मुताबिक चलना पड़ेगा, सरकार जुडिशरी के मुताबिक नहीं चलेगी। एक प्रधानमंत्री के तौर पर इंदिरा जी का ये बयान क्या कहता है और राहुल गांधी किस तरह की बात कर रहे हैं? मैं इसलिए भी इस पर आऊँगा क्योंकि ये जो चीज़ें हैं इस समय इन दिनों इंग्लैंड में भी चल रही हैं। वहाँ भी इंग्लैंड के भी जो राष्ट्रवादी है वो संकट में है। ये जो चीज़ें हैं डीप स्टेट की, वो हर उस देश के राष्ट्रवादियों पर हमले करते हैं जो देश को मजबूत करने की बात करते हैं। यहाँ बीजेपी, संघ और बाकी का हम जिक्र नहीं कर रहे। जो देशभक्त है उसमें राहुल रंजन भी हैं, मैं भी शामिल हूँ, कमल राठी जी भी हैं, रमेश सिंह जी भी हैं। तो डीप स्टेट वो काम करता है कि जो वहाँ के राष्ट्रवादी हैं जिस उस देश के, उसको कमज़ोर करो और अपने मतलब की सरकार को वहाँ बैठाओ। अगर डोनाल्ड ट्रंप उनके हिसाब से काम नहीं करते तो वो डीप स्टेट भर इलेक्शन में उन पर हमला करवाता। ये आरोप है कि कान के पास से गोली निकली, अगर कुछ सेंटीमीटर बगल से निकलती तो डोनाल्ड ट्रंप मारे जाते। उन पर भी एक बार नहीं 2-3 बार इस तरह की कोशिश की गई। 20 जनवरी को जब वो शपथ लेंगे डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति की, उसके बाद से डीप स्टेट का क्या होता है। लेकिन इस बीच में जॉर्ज सोरोस की हम बात कर रहे हैं। जॉर्ज सोरोस का इंटरेस्ट था भारत के चुनाव में, लेकिन जॉर्ज सोरोस को डोनाल्ड ट्रंप के बहुत खास एलन मस्क ने कहा कि वो दुनिया में लोकतांत्रिक सरकार को गिराते हैं और मानवता के बड़े विरोधी हैं। तो ये बहुत सी बातें जो अब दुनिया को पता चलेंगी कि डीप स्टेट
क्या करना चाहती है भारत में, उसके टूल कौन है, और सरकार को लोकतंत्र के हिसाब से बदलने के बजाय देशद्रोह की सीमा तक कौन जा रहा है। आपने कहा कि सोशल मीडिया भारत में बहुत स्ट्रांग है, उस लोगों को बता देता है कि कौन ठीक काम कर रहा है, कौन गलत काम कर रहा है। लेकिन इस समय गलत ट्रैक की हम बात कर रहे हैं। ये बात इसलिए भी हो रही क्योंकि राहुल गांधी ने कहा कि उनका मुकाबला इंडियन स्टेट से है। अब ये इंडियन स्टेट, एक अंतिम बात मैं इसमें जोड़ूंगा, चूंकि बहुत सारी हमारे साथी भी हैं, उनके गठबंधन की सरकार है तमिलनाडु में, स्टालिन वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान जब वहाँ राष्ट्रगान नहीं होता है तो राज्यपाल वहाँ से वॉकआउट करते हैं। राष्ट्रगान नहीं हुआ जिस राज्य में, वो राहुल गांधी के दोस्त हैं गठबंधन में, लेकिन राहुल गांधी को उस पर कोई एतराज़ नहीं है। तो इस तरह की बातें बताती है कि आप किस ट्रैक पर जा रहे हैं। मैं लौटूंगा आपके पास। डॉक्टर भूपेन जी, आपकी इस मुद्दे पर आए। देखिए, निश्चित रूप से डीप स्टेट एक वैश्विक स्तर पे एक बड़ा संगठन है, और जो चाहे यूरोप हो, चाहे पश्चिम हो, चाहे एशिया हो, इन सभी क्षेत्रों में काम कर रहा है। और जो राष्ट्र हित के बारे में, जो ये हम कहें जो दक्षिणपंथी विचारधारा को रखते हैं, जो अपने मौलिक चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनको अस्थिर करने की कोशिश करते हैं। यही एक भारत में भी एक समस्या है। और भारत में आज देखिए, जब राहुल जी की बात हो रही है तो राहुल जी के निश्चित रूप से, राहुल जी एक पहले सांसद थे, आज एक संवैधानिक पद पे है, एलओपी हैं। एलओपी एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पद है, और जिसमें उनकी दिनचर्या से लेके सारी चीज़ों को मॉनिटरिंग किया जाता है, और राष्ट्र के लिए निश्चित रूप से उनका क्या योगदान है, क्योंकि उनको भी एक जिम्मेदारी दी है पैरेलल सरकार को कटघरे मिलाने की। अब वो बात, चाहे उनका विदेश दौरा जाना हो, चाहे कुछ, कोई चीज़ अब सार्वजनिक ही है उनकी, क्योंकि व्यक्तिगत अब उनकी लाइफ नहीं, क्योंकि व्यक्तिगत का पहलू जो होता है वो सार्वजनिक रूप से लाना पड़ेगा। देखिए, पहले जो गलतियां करते थे, उन गलतियों को दोबारा स्थापित करना उस चीज़ की आदत बन जाती है, और वो उनकी आदत बन गई है। देखिए, अब दूसरी बात सोशल मीडिया की जो बात है, सोशल मीडिया उनके भी कब्जे में है, स्टेट जो जिस तरह से साजिश कर रही है। तो ये कहना बिल्कुल, लेकिन मतदाता या श्रोता या फिर पाठक या फिर जो देश का नागरिक है, उसको ये बिल्कुल समझना होगा कि ये नैरेटिव कैसे बन रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया जिस तरह से इन्फ्लुएंस करता है, जिस तरह से नैरेटिव को पहुंचाता है, उसमें एक विचारधारा बनती है और एक वर्गीकरण होता है। तो इस चीज़ से भी सावधान होना पड़ेगा। ये समस्या सिर्फ यहाँ की नहीं है, आपने अपने उसमें पूर्व में भी कहा और ब्रीफ भी किया, ये अमेरिका जैसा एक संपन्न देश भी उसको झेल रहा है। तो आज देश को अपनी अस्मिता, अपने विचारधारा, अपने कुल के मूल तत्वों को संरक्षण करने की चुनौती है, और इस चुनौती का ये अब आमने सामने ये उभर के आ गया है। अब लड़ने की स्थिति है। निश्चित रूप से इसमें राजनीति। भूपेन जी, दरअसल ये जो सारा मामला है वो ये है कि अब डीप स्टेट का, तो हम अगर बहुत देशी भाषा में कहें तो तिया पांचा 20 जनवरी के बाद होने की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि जो डीप स्टेट है वो अमेरिका सहित, यूएस समेत दुनिया भर की डेमोक्रेसी के लिए बड़ा खतरा है। ये कौन कह रहा है जो 20 तारीख को राष्ट्रपति पद के अमेरिका में शपथ लेने वाला है? एलन मस्क ने कहा कि जॉर्ज सोरोस दुनिया में मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो मुझे लगता है कि अब ये बात पूरी दुनिया में फैल रही है। और कमल राठी जी, जो भी डीप स्टेट जॉर्ज सोरोस की टीम में काम करेगा, वो चाहे किसी भी देश के विपक्षी नेता हों, किसी भी देश के सेना के अधिकारी हों, क्योंकि सेना का मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान की जो सेना है वो डीप स्टेट और आईएसआई इन्हीं के थ्रू काम करता है, और वहाँ इसलिए बार बार तख्ता पलट होते हैं, क्योंकि अमेरिका के खिलाफ जो वहाँ की सरकार जाती है, प्रधानमंत्री जाता है, अमेरिका का डीप स्टेट अपनी जो वहाँ टूल है, जिसमें आईएसआई भी है और वहाँ की आर्मी भी शामिल, उनके थ्रू वो सरकार बदलवाता है। तो ये मामला अब बहुत खतरनाक स्टेज पर जा रहा है। अगर राहुल गांधी ने अपने ट्रैक लाइन नहीं बदली तो इसमें कोई शक नहीं कि उनके सारे बयान, उनके सारे कदम ये बताते हैं कि वो भारत के को मजबूत करने की तरफ तो नहीं जा रहे हैं। हम नहीं कहते कि वो देशद्रोह कर रहे हैं, लेकिन अगर ये चीज़ें नहीं रुकी तो वो देशद्रोह के उन सब पैरामीटर्स को छुएंगे जो देश के हित में नहीं होते। आपकी राय? जी बिल्कुल, राहुल गांधी जी के पास एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है देश के लिए, और देश की जनता की बात अगर सरकार कहीं गलत कर रही है या सरकार तक पहुंचाना हो तो नेता प्रतिपक्ष का काम होता है।
जो आपने डीप स्टेट का कहा था, डीप स्टेट को तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं समझ सका, लेकिन जितना मैं बेसिक चीज़ें जो डीप स्टेट की समझी, में जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते रहे होंगे और जो अपना व्यापार को स्थापित करने की कोशिश करते होंगे, वो कहीं ना कहीं सरकार पे अपना दबाव बनाए रखने के लिए एक फॉर्मेट चलाते होंगे और उससे सरकार पे दबाव बना के अपनी लायक अपने अनुकूल पॉलिसीज बनवाते रहे होंगे, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। बाद में डीप स्टेट ऐसी दूसरे देशों में भी होगा और वो जब अमेरिका को लगेगा कि भारत आगे बढ़ रहा है और यहाँ का व्यापार आगे बढ़ रहा है, तो उससे व्यापार को कहीं ना कहीं नुकसान करने के लिए। मैं आपकी बात में एक चीज़ जोड़ रहा हूँ, भारत के व्यापार या भारत को मजबूत करने वाले उद्योगपतियों के खिलाफ भी डीप स्टेट काम करता है। जॉर्ज सोरोस, हिंडनबर्ग उसी का हिस्सा थे। हिंडनबर्ग ने 3 बार अटैक किया भारत के उद्योगपति अडानी पर। अब उसने आज की खबर ये कि उन्होंने अपनी कंपनी का बाइंड अप कर दिया और हिंडनबर्ग की जो रिसर्च कंपनी वो बंद कर दी गई है। उसका कहना यह कि हमने अपना मकसद पूरा कर लिया जिस विचार पर वो काम कर रहे थे। जी नहीं, बिल्कुल, तो वही मैंने बोला कि जब कोई देश, ये मतलब आर्थिक रूप की एक लड़ाई है, आर्थिक रूप की लड़ाई से जब जो देश आगे बढ़ना चाहेगा, तो अमेरिका जैसे जो प्रभावशील देश हैं, जो अग्रणी देश हैं, वो नहीं चाहेंगे कि कोई उनके समांतर या उसके आसपास भी खड़े होने का प्रयास करे। तो वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट निश्चित तौर पे ही किसी न किसी को ऐसा एक मैनिपुलेशन, ऐसी पॉलिसीज वर्ल्ड लेवल पे भी बनवाएंगे जिससे नुकसान हो, जो मैं डीप स्टेट को समझने का प्रयास कर रहा हूँ। जो उसका एक पार्ट है जो आप बता रहे हैं, वो उसका एक हिस्सा है जी। उनकी रुचि तो उस देश के उद्योग में नहीं, उस देश की सरकारों में भी होती है। अगर सरकारें उनके पक्ष में काम ना करे कमल राठी जी, तो वो डीप स्टेट उनको भी नहीं, मैं वही बात कह रहा था कि अब अगर कोई कंपनी बढ़ रही है और सरकार हमारी प्रमोट कर रही है और उन्हें नुकसान होगा, तो वो सरकार को भी नहीं पसंद करेंगे। तो वो सरकारों को भी नियंत्रित रखने के लिए पूरे विश्व में इस ढंग का एक माहौल चलता है। और हमारे राहुल गांधी जी ने जो कहा है, चूंकि अब जैसे हमारे प्रधानमंत्री भी कहें और नेता प्रतिपक्ष भी कहें, सभी सम्मानीय हैं, तो मुझे ये लगता है कि खुली डिबेट हो, अच्छी डिबेट हो और अन्य कई चीज़ों पे भी नेता प्रतिपक्ष को बोलना चाहिए। लेकिन हमेशा ये देखने में अक्सर आजकल आता है कि जो भी सत्ता में होता है, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, पिछले 10-15 साल का एक नया ट्रेंड चला है कि आप सत्ता के किसी फैसले के विरोध में आप बोलते हैं तो आप देश विरोधी ताकत और देश विरोधी और अन्य तरीके के ये वो विषय नहीं है। हम ये हल्का नहीं करना अपने को इस विषय को। देश के खिलाफ बोलने की बात कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ तो कोई बोल सकता है। राहुल गांधी बोले ना सरकार के खिलाफ। नहीं, मैं यही बोल रहा हूं, इसलिए सही मुद्दों के आधार पे उनको बोलना चाहिए जी, जिससे कि जनता भी, अगर कोई कहे भी ये देश विरोधी, तो जनता समझेगी। अब आप ऐसे मुद्दों पे बोलोगे जिसपे जनता को सीधा लेना देना नहीं है और जनता को उससे कोई फायदा नुकसान ना हो। देखिए, बात दरअसल ये कि अगर किसी स्टेट में राष्ट्रगान नहीं होता है, मुख्यमंत्री राष्ट्रगान नहीं कराते हैं और वो मुख्यमंत्री राहुल गांधी के गठबंधन के मित्र हैं, तो राहुल गांधी उसको उस पर टिप्पणी करनी चाहिए। वो खामोश है, इसका मतलब कि आप मौन रूप से राष्ट्रगान के खिलाफ जो भी कुछ हुआ उसके समर्थक हुए। बिल्कुल। अगर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि सनातन को कमजोर करना है, तो फिर आप धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ हैं और उस पर राहुल गांधी की चुप्पी बताती है कि वो देश को कमजोर करने वाली ताकतों को अध्यक्ष बनाए हुए हैं। तो ये बहुत सारी बातें हैं। अगर हम ये कहेंगे कि सरकार के खिलाफ बोलना देशद्रोह है, तो हम उस पर नहीं जा रहे हैं। जो देश के खिलाफ बोल रहे हैं हम उस पर जा रहे हैं। जब आप ये कहते हैं कि हम इंडियन स्टेट के खिलाफ हमको लड़ना पड़ रहा है, तो हम ये इस पर कहते हैं कि ये लाइन ठीक नहीं है। हम सीधा नहीं कह रहे कि कोई देशद्रोह है, लेकिन ये देशद्रोह की तरफ आपके विचारों को झलकाता है। जब आप उनके साथ खड़े होते हैं कि हम तेरे टुकड़े करेंगे भारत माता, तब आप उनके साथ खड़े होते हैं, तो फिर लोग कहेंगे कि आप देशद्रोहियों के साथ खड़े हुए हैं। तो ये बहुत सारी बातें हैं। जॉर्ज सोरोस के साथ आप खड़े होते हैं। आप अगर ये बार बार अडानी को लेकर आप टारगेट करते हैं, क्योंकि अडानी से आपकी निजी दुश्मनी हो सकती है, तो राहुल गांधी उसको अपने निजी स्तर पर निपटे। लेकिन जब आप उसको पॉलिटिक्स में लेकर जाएंगे, यही वजह है कि राहुल गांधी जी के इस लाइन पर, अडानी की लाइन पर, उनके गठबंधन के दल साथ नहीं है। कोई ना कोई निजी मामला, कोई ऐसी बात है जो भारत के खिलाफ हो रही है। हम इस पर और कभी पकड़ेंगे। अभी बात तो सब इस पर करें कि डीप स्टेट जो है वो भारत में अस्थिरता लाना चाहती है और देश के जो दल हैं, खासतौर से कांग्रेस के लोग, कुछ लोग उसके टूल बन गए, जिनकी गतिविधियां ये बताती है कि वो देश के हित में काम कम करते दिख रहे हैं। अभी ये साबित नहीं हुआ कि वो देश के खिलाफ है, लेकिन हित में नहीं है। रमेश जी, आपकी छोटी सी टिप्पणी। राघवेंद्र जी, हमारा सौभाग्य है कि
अमेरिकी डीप स्टेट जी भारत में एक्सपोज हो चुका है। आज भारत का मीडिया उसको इस तरह मॉनिटर करता है जैसे वो शेयर मार्केट की मॉनिटरिंग होती है ना, उसकी एक एक गतिविधि को सोशल मीडिया पे यहाँ के इंटेलेक्चुअल मॉनिटर करते रमेश हैं। जी, समय कम है, एक ही वाक्य में पूरा कर दें आप बस। दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी का डीप स्टेट का एजेंट होना क्लियर हो गया है और ये अब कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि जब आपका एजेंडा एक्सपोज हो जाता है, आम आदमी के पीछे पहुंच जाता है तो आप क्या कर रहे हैं, तो उसका कोई असर नहीं। ठीक रमेश जी। राहुल जी, आपकी 2-3 वाक्यों में टिप्पणी। देखिए राघवन जी, क्या सत्ताधारी दल और विपक्ष के बीच में एक तीसरा रास्ता तय हो गया है। ये तीसरा रास्ता जो है ना, आप ये समझ सकते हैं कि इसको सिर्फ एक दूसरा आतंक है, विचारों का एक आतंक है। ये जो तैयार हो रहा है, ये नया टूल तैयार हुआ जो हर देश को विचलित करना, वहां की सत्ता को विचलित करना और अपना सिक्का जमाना। ये मेडिकल से लेकर के अंतरिक्ष तक जी राहुल जी, बस बात पूरी हुई। जी, निश्चित रूप से डीप स्टेट से बच के रहना चाहिए। मूलतः ये शब्द इस चीज का है कि वहां की जो मूलतः जो सरकारें हैं, चाहे उनको आतंकवाद से, चाहे वो आर्थिक रूप से, उनको विफल करके अपने एक नैरेटिव रूप में सरकार बना। कमल जी, आपकी। नेता प्रतिपक्ष को हमेशा बहुत ही जिम्मेदारी पूर्ण रूप से रहना चाहिए और सत्ता पे इतना कंट्रोल और मॉनिटरिंग रहना चाहिए कि जनता के हित में काम। बिल्कुल। तो देश नेशन ऑफ स्टेट ऑफ नेशन नहीं है, और देश ऐसा भी नहीं है कि आप इसे नेशन स्टेट के खिलाफ, जैसे इंडियन स्टेट के खिलाफ काम करने की बात करें। तो कुल मिलाकर देश अभी खासतौर से विपक्षी दलों को बहुत बारीकी से देख रहा है, सरकार को भी देख रहा है। जो गलत करेगा सोशल मीडिया के जरिए और तथ्यों के जरिए उस पर बात हम लगातार करते रहेंगे। चारों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा। रमेश जी, आपका साधुवाद। रंजन जी, आपका धन्यवाद। भूपेन्द्र जी, राठी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो बखबर में सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।